रामलाल एक मेहनती किसान है। वह मिट्टी में पैदा हुआ और मिट्टी में ही पला है। ज़माने से ही उसने सब सीखा है। धरती ही उसकी अक्षर पाटी है, हल उसकी खड़िया है, खेत उसकी पाठशाला है। धरती ने रोज़ एक सबक सिखाया तो उसने उसका धरती पर ही अभ्यास किया। उसके लिए माँ, भगवान, गुरु सब धरती ही है। उसका पिता कंगाली में पेट थामे फिरता हुआ उस गांव में आया था। पहले किसी के घर में नौकर हुआ। कुछ समय बाद उसने बटाई पर कुछ ज़मीन ले ली। कड़ी मेहनत की। 10-12 साल में उसे 2 एकड़ ज़मीन खरीदी। फिर बेटे रामलाल ने काम संभाल लिया। ज़मीन पर ही भरोसा रखने वाले मेहनती रामलाल ने फसल में बचत की। बेटा हीरालाल के पैदा होने तक गांव के छोटे किसानों में उसकी गिनती होने लगी। हीरालाल के शादी के लायक होते होते रामलाल गांव का एक अमीर किसान बन गया था। पसीना बहाकर मेहनत करने से ही धन पैदा होता है। रामलाल ने अपने जीवन में मेहनत को ऊपर रखा। उसके लिए मेहनत ही पूंजी थी। यही रामलाल की सोच थी। अब रामलाल की बड़ी इच्छा हुई कि वह उसे परिवार में बेटे का रिश्ता करे, जिस परिवार में उसका पिता नौकर रहा था। जन्म से जमींदार बलराम पिता की मृत्यु के समय 200 एकड़ उपजाऊ जमीन का मालिक था। उसने धन दौलत के साथ साथ अमीरों की खर्चीली आदतों को भी विरासत में पाया था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। चारों बेटों को शहर में पढ़ाया, हज़ारों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई ठीक से पढ़ लिख नहीं सका। 3 बेटियों की शादी करके उनका ससुराल भेज दिया। उसमें भी बहुत खर्च किया, कर्ज भी हो गया। बेटों में जायदाद बांटी तो बलराम के हिस्से में 18 एकड़ ज़मीन और मकान आया। इस तरह उसकी पुरानी ज़मींदारी खत्म हो गई। अभी चौथी लड़की की शादी करनी थी। बाहर से अच्छा भला दिखाई देने पर भी उसका हाल सब डोल का पोल था। उसका घमंड टूटा तो लाचारी में उसको अपनी चौथी बेटी की शादी रामलाल के बेटे के साथ करनी पड़ी। समय का फिर क्या करता। शादी के समय जो दहेज का वादा किया था वह बलराम दे नहीं सका। रामलाल दहेज के मामले में कोई रियायत नहीं चाहता था, इसलिए शादी के बाद 3 साल तक पीहर में ही रही। अंत में जिस बिचौली ने यह शादी कराई थी कि उसकी सलाह मानकर वह बहू को घर ले आया। बलराम की बेटी और रामलाल के बेटे की परवरिश में बहुत अंतर था। बलराम की बेटी जहाँ फिजूल खर्च करने वाले परिवार में पली थी, वहाँ रामलाल का बेटा एक पैसे को दांत से पकड़ने वाले परिवार में पला था। इसके अलावा रामलाल के बेटे से ज़्यादा होशियार, पढ़ी लिखी और सुंदर थी। वह राम पसंद भी थी। रामलाल को पहले हफ्ते में सब कुछ नया लगा कि बहू के आने से उसकी हैसियत बढ़ गई है, खाने पीने का सुख भी बढ़ गया है। लेकिन मुश्किल तब हुई जब काम में रवि की दिलचस्पी कम होने लगी और घर का खर्चा बढ़ गया। बहू अपने हाथ से कोई काम नहीं करती, सिर्फ फैशन करती और बेटा बीवी का दीवाना हुआ है, जिससे वह हमेशा घर में रहता और रामलाल को इससे चिढ़ होती। रीना गांव में खुश नहीं थी। इलाज वगैरह के लिए शहर आते जाते उसे शहर अच्छा लगने लगा। रवि पर उसका रोब था ही। आखिरकार रीना की जचकी के बहाने दोनों गांव छोड़कर चले गए और वहीं रहने लगे। हमेशा मिट्टी का आदमी बनकर जो खेत के आसरे जीता था, उसका बेटा बीवी के शौक पूरा करने के लिए शहर में जाकर बस गया। फिर वह धीरे धीरे पिता की जायदाद को शहर ले जाने लगा। चींटी की तरह थोड़ा थोड़ा करके जो रामलाल ने कमाई थी, उसका रवि अपनी ज़रूरत के लिए बेचने लगा। रवि पत्नी के किसी बात के लिए ना कभी नहीं कर पाता था। एक बार रवि और रीना फिल्म देखने गए। वहाँ सिनेमा घर के मैनेजर रामनाथ से उन दोनों की मुलाकात हुई। रीना के घर रामनाथ का आना जाना शुरू हो गया। चालाक रामनाथ शहर में पैसे कमाने के तरीके बात कर उन दोनों को लालच देता और रीना पर तीर चलाता। रीना और रामनाथ की बातें रवि की समझ में नहीं आती थी। उसकी सारी सोच सौदों में होने वाले लाभ को लेकर ही होती थी। राम ने रीना को समझाया कि रवि ने मकान बनाने के लिए शहर में जो जगह खरीदी है, उसमें सिनेमा हॉल बनवाने से खूब पैसा कमाया जा सकता है। तय किया गया कि रामनाथ का भी उसमें हिस्सा होगा। सिनेमा हॉल बनवाने के लिए बीमा में रवि को गांव की ज़मीन बेचकर पैसे लाने गांव भेजो। लेकिन रामलाल ने ज़मीन बेचने से साफ मना कर दिया। उसे शहरी लोगों के तौर तरीके पसंद नहीं थे। वैसे रवि को भी शहर की ज़िंदगी राज नहीं आ रही थी। वह थिएटर के चक्कर में न पड़कर अपने गांव लौटना चाह रहा था। लेकिन रीना को गांव लौटना पसंद नहीं था। 2 साल बीत गए। इधर रामनाथ परिवार का सगा बनकर रवि के घर में खूब आने जाने लगा था। जायदाद को बर्बाद होते देखकर रामलाल को लग रहा था जैसे अंदर कोई उसे
कार्य से क्या कर रहा है? वह कहता रहे कि रवि का यहाँ कुछ नहीं है, यह सब मेरा अपना कमाया हुआ है। लेकिन जब भी पिता की जायदाद के आधे रिश्ते पर अपने घर का दावा करता है, रामनाथ समझ गया कि रीना रवि को अपने लायक नहीं समझती। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए रीना को अपने काबू में करने की कोशिश करता रहा। इस काम में उसे बड़ी आसानी से सफलता भी मिली। वह धीरे धीरे अपना सब कुछ रामनाथ के हाथों में लुटाने लगी थी। रामनाथ ने रीना और रवि को शराब की आदत भी डलवा दी थी। इधर गांव में रामलाल यह सब देखकर उसका मन दुखी होता। उसने पसीना बहाकर ज़मीन कमाई थी, पसलियां गलाकर फसल उगाई थी, हमेशा ज़मीन पर भरोसा रखकर चला था। लेकिन अब वह सब बचत हुआ नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी रामलाल ने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो, ज़मीन को रीना और रवि के साथ नहीं लगने देगा। इधर रवि, रीना और रामनाथ ने जब देखा कि रामलाल सीधे तरीके से काबू नहीं आ रहा है, तो उन लोगों ने एक चाल चली। बीमार रवि को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह झूठी खबर देखकर उन लोगों ने रामलाल को शहर बुलवाया। वहाँ 2 आदमियों ने रामलाल को एक कमरे में लाकर बंद कर दिया। बाद में सबने मिलकर गांव की ज़मीन के कागज़ों पर रामलाल के अंगूठे का निशान लेकर ज़मीन बेच दी, ताकि शहर में सिनेमा हॉल बन सके। 7 लाख में रीना पिक्चर पैलेस बनकर खड़ा हो गया। आमदनी अच्छी होने लगी। लोगों ने कहा कि शहर भर में इतना बढ़िया कोई सिनेमा हॉल नहीं है। अब रवि की हैसियत भी बढ़ गई। वह अपनी हैसियत के मुताबिक रीना के साथ एक नए मकान में रहने लगी। बेटा अंग्रेज़ी स्कूल में जाने लगा। घर में एक नौकरानी भी आ गई थी। फ़ोन को चलाने में रामनाथ रीना की मदद करता। इधर रवि शराब पीकर निकम्मा होता गया। उधर रामनाथ और रीना की आपसी दोस्ती बढ़ती गई। रवि का शराबी होकर निकम्मा होते जाना रीना और रामनाथ दोनों के आपसी रिश्ते के लिए अच्छा रहा। रामनाथ रवि को शराब की कमी नहीं होने दे रहा था। कुछ समय बाद रीना खुद सिनेमा हॉल का इंतज़ाम देखने लगी। फिर रामनाथ के साथ मिलकर एक सिनेमा हॉल हैदराबाद में भी बनवाने की योजना बनाई गई। रीना और रामनाथ हैदराबाद के चक्कर लगाने लगे। दोनों हफ्ता 10 दिन वहीं रहते। बेचारे रवि को यह समझ नहीं आता था। मैं चुपचाप देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। रीना ने हॉल का काम अपने हाथ में ले लिया, तो रामनाथ ने हॉल पर पहले जैसा ध्यान देना छोड़ दिया। अपने निजी सिनेमा हॉल में ही अधिक समय बिताने लगा। यह बात रीना को बुरी लगी। हॉल के पास बहुत से आदमियों के बीच खड़ी बात करती। रीना को देखकर उसका मूड बिगड़ने लगा। रीना इस बात को समझ गई। यह सोचकर उसे चिंता होने लगी कि रामनाथ से दूरी बढ़ने से उसको नुकसान हो सकता है। एक दिन रीना ने देखा कि रामनाथ किसी जवान औरत के साथ कार में जा रहा है। पूछताछ करने पर पता चला कि वह किसी साहूकार की बहू है। वह समझ गई कि 2-3 महीने से रामनाथ मुझसे खिंचा खिंचा रह रहा है। उसका यही कारण है। बेचैनी के मारे रीना को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जगी रहेगी तो उसका सिर फट जाएगा। उसने शराब से अपनी बेचैनी मिटानी चाहिए। उठकर उसने सारी अलमारी छान मारी। वह दवाई उसे नहीं मिली। इतने में उसे भारी गेट खोलकर अंदर आता रवि दिखाई दिया। गुस्से में खड़ी पत्नी को देखकर रवि डर गया। भगवान, आज मर गए। आज यह ज़रूर शोर मचाएगी। आज की रात कटेगी नहीं। रवि ने सोचा, विस्की है। विस्की कुछ नहीं, आदत कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। रवि ने ऐसे कहा जैसे अपने आप से कह रहा हो, छोड़ देंगे, छोड़ देना ही अच्छा होगा। रवि की हिम्मत बन गई। रीना जैसी डरावनी लग रही थी, वैसी उसकी बातें नहीं थी। अब विस्की चाहिए। किसको? पत्नी की तरफ देखते हुए रवि ने पूछा। मुझे। रवि ने पत्नी की ओर हैरानी से देखा। विस्की ने सही तो ब्रांडी सही। रवि का चेहरा फक पड़ गया था। वह भी ना मिले तो दारू सही। यह सब किसके लिए? तुम्हारी चीज़ तो है ना? लाल रंग की अंगूर से बनी हुई। पत्नी को कुछ करता सा रवि बोला, वह ख़त्म हो गई है। सर फटा जा रहा है, जल्दी चाहिए। आधी रात को कहाँ मिलेगी? कुछ देर सोचने के बाद रवि ने कहा, कहीं से भी ऐसी वैसी जगह खरीदेंगे तो मिलावटी माल मिलेगा। कुछ भी मिल जाए। रवि कुछ बोल नहीं सका। रीना ने 100 के 2 नोट पति को दे दिए। कितने की भी हो, मेरी जान निकली जा रही है, जल्दी आना। नशीली चीज़ कोई भी हो, आदत पड़ जाने पर मुश्किल होती है। इसके बाद 1 महीने तक रीना सिनेमा हॉल की तरफ गई ही नहीं।
रवि ही आ जा रहा था। उसे पूरे महीने में रामनाथ रवि को 2 ही 3 बार मिला था। पहले रामनाथ हर महीने खुद आकर पैसे दे जाता था। इस महीने में एक बार भी वह नहीं आया। रीना गुस्सा रही। दूसरा महीना भी गया, लेकिन न रामनाथ आया न उसने पैसे भिजवाए। अब रीना से रहा नहीं गया। उसने रवि के जरिए हॉल के मैनेजर शिवराम के पास संदेश भिजवाया। उसी दिन शाम को आने की बात कहकर शिवराम तीसरे दिन आया। तुम्हारा भी बड़ा मिजाज हो गया है, क्यों? रीना ने ऐसे पूछ जैसे मुंह पर चपत लग गई हो। शिवराम कुछ नहीं बोला। पैसा कितना है? रीना ने पूछा। इस महीने तो अभी डिस्ट्रीब्यूटरों का हिसाब भी नहीं किया है। वे लोग फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं। जो पैसा आया है उसका क्या हुआ? रामनाथ बाबू ले गए। जो बैंक में है उसका क्या हुआ? वह भी उन्होंने निकाल लिए। अब मुझे 5,000 चाहिए। पिछले महीने भी मैंने कुछ नहीं लिया। गंभीर होकर रीना ने कहा। मैं क्या करूं? जो था सब रामनाथ बाबू ले गए, मुझे बताए बगैर। रामनाथ बाबू को क्यों दिया? शिवराम का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, यह आज की बात तो नहीं है। जब से हॉल बना है तब से पैसे के मामले रामनाथ बाबूजी ही देख रहे हैं ना। यह बात आपसे छिपी नहीं है। तुम जानते हो ना कि आधा हिस्सा मेरा है। रीना की आवाज़ में अधिकतर बोल रहा था। आधा आपका है या पूरा? इससे मुझे क्या लेना देना? यह सब आप मालिक लोगों की आपसी बातें हैं, शिवराम ने कहा। इधर पता चला कि रामनाथ उसे दूसरी औरत को मुट्ठी में करके हैदराबाद में नए हॉल के लिए उसे पैसे लगवा रहा है। रीना ने दगाबाज रामनाथ से अपना पिंड छुटवाने का मन बना लिया। एक दिन रामनाथ का साला रामकिशन अपने कुछ गुंडों के साथ आया और यह दावा करके कि वह हॉल उसकी बहन यानी रामनाथ की पत्नी का है, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। हॉल को कब्जे में लेने में खूब मारपीट भी हुई। रीना और रवि को भी छोटी आई। यह देखकर रीना को लगा जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई हो। इधर रामनाथ का अता पता नहीं था। रीना समझ गई कि सारा नाटक रामनाथ ही कर रहा है। पुलिस से मदद मांगने बड़ी उम्मीद लेकर रीना डीएसपी मोहन राव के पास गई। उसने इसके सामने शिकायत की। मोहन राव ने बताया कि हॉल रामकिशन की बहन का है। यह साबित करने के लिए रामकिशन के पास सबूत तक मौजूद हैं। सुनकर रीना का चेहरा झुलस गया। देर तक उसके मुंह से बात नहीं निकली। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि उसके भोलेपन का फ़ायदा रामनाथ ने उठाया है। पैसा उसका लगता रहा और हॉल के दस्तावेज रामनाथ ने अपनी बीवी के नाम बनवा दिए थे। रीना ने डीएसपी मोहन राव से विनती की कि अदालत में फैसला होने तक हॉल पर उसे कब्जा दिलाया जाए, चाहे गुंडे भेजकर ही सही। वह अपना मकसद पूरा करना चाहती है। मोहन राव ने मदद करने की हाँ भर ली। अगले दिन रात को जोर की मारपीट के बाद रीना पिक्चर पैलेस फिर से रीना के कब्जे में आ गया। उस रात अपनी जीत की खुशी होती और मोहन राव के प्रति एहसानमंद होती वह घर पहुंची तो घर के सामने रुकी मोहन राव की कार को देखकर उसे अचरज हुआ। मोहन राव उसके पास आकर खड़ा हो गया। रीना का जी धक धक करने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने चुपचाप घर के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। मोहन राव उसके पीछे पीछे चलने लगा। रीना ने इस आशा से अपने अंदर आने देखा कि मोहन राव को रोकने की ताकत उसमें शायद कहीं बची ही न हो, लेकिन उसने अपने को बेहद बेसहारा पाया। मोहन राव का अपने मतलब से रीना के यहाँ आने जाने का सिलसिला चलता रहा। रीना आस लगाए रही कि शायद राव उसकी डूबती नैया को पार लगाएगा। उसने अपने को राव के हवाले कर दिया। मोहन राव ने हॉल के मुकदमे के लिए वकील वगैरह तय किया और दिलासा दी कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी जायदाद उसे ज़रूर दिलवाएगा और रामनाथ और उसकी बीवी को जेल भिजवाएगा। वकील शंकर राव कोई ना कोई बहाना करके रीना से पैसे लेता रहता। 1 साल बीत गया। रीना का हज़ारों रुपया खर्च हो गया। रीना किराया बचाने के लिए एक छोटे से मकान में आ गई। रीना का बेटा हैदराबाद के जागीरदार स्कूल में 4th कक्षा में आ गया था। हर महीने उसका खर्चा भेजना अब मुश्किल हो गया था। अदालत में जाने से पहले शंकर राव ने यकीन दिलाया था कि
6 महीने में फैसला हो जाएगा। वहीं अब ऐसी बात करने लगा जैसे 6 साल भी लगा सकते हैं। शंकर राव मुकदमे का जल्दी फैसला कर देगा, ऐसी आशा खत्म होने लगी। इससे रीना ने अपने गांव के एक आदमी के कहने पर गुरुनाथम से वकालतनामा लेने की विनती की। गुरुनाथन भी एक पूछा आदमी निकला। रीना को लाचार समझकर वह उसके साथ सब तरह की आज़ादी लेने की कोशिश करने लगा। रीना ने उसे फटकार लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। इस बीच डीएसपी का तबादला विशाखापट्टनम हो गया। सब तरफ से लाचार रीना मोहन राव से मिलने और उसे मदद मांगने विशाखापट्टनम गई। वहाँ वह एक होटल में रुकी। रात को होटल में पुलिस का छापा पड़ा। पुलिस के सिपाहियों के साथ मोहन राव भी था। होटल में धंधा करती औरतों को पकड़ने के लिए कमरों की तलाशी लेते लेते मोहन राव रीना के कमरे में आ गया। वहाँ रीना को देखकर वह दंग रह गया था। मोहन राव को देखकर रीना का चेहरा खुशी और उम्मीद से चमक उठा। उसने मोहन राव से अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया था। विनती की कि अगले दिन उसके साथ चलकर उसके सारे मामले सुलझाए, लेकिन मोहन राव ने कोई बहाना करके कहा कि वह उसके साथ चल नहीं सकता। रीना को निराशा हुई, गुस्सा भी आया। गुस्से में उसने मोहन राव को खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जिसे मैं शेर समझती थी वह बकरी निकला। रीना की आंखों को मोहन राव एक कमज़ोर और डरपोक इंसान दिखाई पड़ा। रीना का मुकदमा खारिज हो गया और सिनेमा हॉल पूरी तरह से रामनाथ की बीवी के कब्जे में चला गया। रीना का खून खोलने लगा। उसमें बदले की भावना फैन बनाने लगी थी। उसने अपना सब कुछ लगाकर रामनाथ का सफाया करने का मन बना लिया। उसने बचे गहने रामनाथ नामक आदमी को देकर यह काम करने के लिए भेजा। रीना निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए हैदराबाद गई। वहाँ बेटे के स्कूल में जाकर उसे अपने होटल में ले आई और एक दिन अपने साथ रखकर उसे पर अपना प्यार बरसाती रही। फिर गोपाल राव नामक आदमी को बुलाकर रात को होटल में मुकदमे के लिए वकील करने को लेकर बात करती रही। दोनों के बीच विलायती शराब के जाम भी चले। गोपाल राव ने रीना को हर तरह से मदद करने का भरोसा दिया। इतने में फ़ोन पर किसी ने खबर देखी। हैदराबाद आ रही चलाने नंबर की कार को रोककर उसमें बैठे हुए किसी आदमी का खून किया गया है। कार का नंबर रामनाथ की कार का था। सुन रीना को विश्वास हो गया कि उसके आदमी रामनाथ को मार डालने में कामयाब हो गए। उसकी आंखों के सामने रामनाथ के साथ बिताए अपने प्यार भरे जीवन की अनेक घटनाएं एकाएक करके घूमने लगी। एक अजीब बेचैनी और उदासी उसके स्थान पर आने लगी। इस बेचैनी और खालीपन के एहसास को दबाने के लिए वह जाम पर जाम पीती गई। उसके हाथ में गिरकर गिलास टूट गया। गिलास के टुकड़ों को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसका जीवन ही टूटकर बिखर गया हो। उसको इस तरह बेहाल देखकर गोपाल राव ने पूछा, इसलिए दुखी हो रही हो ना कि मुकदमा जीतने के बाद थिएटर का आधा वकील को देना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। इधर रवि रीना का इंतज़ार करते हैरान होता रहा। 10 दिन बाद गोपाल राव अपनी गाड़ी में रीना का शव लेकर रवि के घर पहुंच आकर उसने बताया कि जिस डॉक्टर ने लास्ट की जांच की थी उसने रिपोर्ट दी है कि ज़्यादा पीने से दिल पर असर हो गया था और दिल का दौरा पड़ गया था। असल में इस सिनेमा हॉल में इसकी जान ले ली। रवि ने दुखी होकर कहा, शमशान में सबके साथ रामनाथ भी पहुंचा। असल में वह मरा नहीं था। बात यह हुई थी कि जिस कार में रामनाथ को हैदराबाद जाना था उसमें वह किसी वजह से जा नहीं सका, तो उसका साला रामकिशन उस कार में चला गया था। रीना के आदमियों ने उसी को रामनाथ समझकर उसकी हत्या कर दी थी। रवि का जीवन सूना हो गया। गांव का एक मेहनती किसान शहर में आकर लुटपिट गया था। उसका भविष्य अंधेरे में भर गया था। उसका पेट चलाने या बेटे को पढ़ाने की उसकी ताकत अब नहीं थी। अब वह अपने बेटे रवि को स्कूल से घर ले आया, फिर रवि को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। बेटे को उसके गांव की सीमा तक पहुंचा, फिर पिता रामलाल के घर का रास्ता बताकर उसे गांव में भेज दिया। खुद जाने कहाँ खो गया। अपने पिता का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसका बेटा अपने दादा रामलाल के घर जा पहुंचा। रामलाल बड़े जीवन का आदमी था। उसने इस उम्र में बिहार नहीं मांगी थी। मेहनत से अपने दाना पानी का इंतजाम करके जी रहा था।
उसका बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी बनकर रहने लगा। दादा पोते के दिलों में प्यार का जवाब सा उतारा। एक दिन दादा के शरीर का पसीना रवि के गाल से लगा तो चिड़चिड़ा होने लगा। उसका सर सहलाते हुए उसने रामलाल के हाथ की ओर देखा। दादा, तुम्हारे पूरे बदन में मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी में ही पैदा हुआ हूँ। रवि ने फिर सिर उठकर दादा के चेहरे की ओर देखा। मिट्टी पर जीने वाला हूँ। रवि ने आंखें गोल गोल घुमाकर दादा की ओर एकटक देखा। बदन पर मिट्टी नहीं होगी तो क्या सोना होगा? फिर तुम्हारे पास से बू जो आती है, दादा मेरे पोते में पसीने की बू है। मिट्टी को पसीना बहुत पसंद है, इसलिए जहाँ पसीना होता है वह मिट्टी होती है। वह धरती को अच्छी लगती है, तुमको अच्छी नहीं लगती। तुमको अच्छी लगती है, रवि में उलटकर सवाल दिया। पहले तुम बताओ, दादा ने पहले पूछा है ना। तुमको अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लगेगी, रवि ने कहा। रवि की बातों से जैसे रामलाल के दिल में अमृत का छिड़काव हो गया। आंखों में आनंद के आंसू भर आए। पोते का साथ मिला तो रामलाल को जीने का सहारा मिल गया। वह दुनिया को ही भूल गया। रवि पर वह सारा प्यार लुटाने लगा। रामलाल रवि से कहता, तुमको देखता हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। तुम खाओगे तो मेरा पेट भर जाता है। अब तुम्हारे लिए जीऊँगा रे। मुझे अभी बहुत दिन जीना है। रामलाल इस जोश में कहता तो रवि ने हैरानी से देखा। रामलाल ने नई शहर के नीचे वाले बंजारा में कुछ ज़मीन ले ली और उसे उम्र में भी उसमें खेती करने लगा। रवि हर काम में जोश के साथ अपने दादा की मदद करता। उसने हर मुठ पकड़ना सीखा, खेतों के तौर तरीके सीखे। रामलाल को अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रहा है। इस भरोसे से अब उसने बंजारा को भी खेती के लायक बना दिया। एक दिन रामनाथ गांव में आया। उसे रामलाल से कहा कि वह रीना का कर्ज उतारने के लिए रवि को शहर ले जाकर पढ़ाना चाहता है। रवि के भविष्य का ख्याल करके रामलाल सहमत हो गया, लेकिन रवि ने अपने दादा को छोड़कर जाने से मना कर दिया। मोह माया का बंधन कितना मजबूत होता है, यह देखकर रामनाथ की आंखें गीली हो गई। एक दिन रवि ने रामलाल से पूछा, दादा तुम पढ़े नहीं हो ना? यह सब तुमने कहाँ से सीखा? किसने बताया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ और मैं स्कूल कभी नहीं गया? मुस्कुराते हुए दादा ने उलटकर पोते से सवाल किया। मैं जानता हूँ, यह भी किसी को बताना पड़ेगा क्या? रवि ऐसे हंसा जैसे किसी ने गुदगुदाया हो। रवि, फिर सुनो, यह ज़मीन मेरी प्लेट है, हल की मेरी खड़िया है, खेती मेरा स्कूल है, ज़मीन पर मैंने अभ्यास किया है। इस ज़मीन पे ही रोज़ एक सबक मुझे सिखाया। मेरी माँ मेरा गुरूर, मेरा भगवान और मेरा सब कुछ यह ज़मीन ही है। आप बताओ मेरे पोते, तुम्हारा स्कूल बड़ा है या तुम्हारी पढ़ाई बड़ी है या मेरी? रामलाल की मेहनत सफल हुई। बंजारा में भी सफल अच्छी हुई। फसल की कटाई के बाद एक दिन रामलाल ठन के गठन का सट्टा बना रहा। रवि भी धान के गठन सर पर रखकर ढो रहा था। थाल सुनहरा रंग फैलाते धान के दाने रामलाल के दिल में करोड़ों तारे बनकर चमक रहे थे। धान के सैकड़ों गटर जाकर बाटे चट पर गिर रहे थे। सट्टा तेजी से ऊपर उठता जा रहा था, जैसे आकाश को छू रहा हो। नीचे धरती हंस रही थी। ऐसे में ग्राम पंचायत का प्रधान कनक का पुलिस दल के साथ वहां जाकर कहने लगा कि जिस बंजर में रामलाल खेती करता रहा है, वह ज़मीन सरकार ने आज़ादी की लड़ाई में जेल गए हुए एक व्यक्ति को दे दी थी और रामलाल को उसे ज़मीन और उसकी फसल से बेदखल कर दिया गया। सुनकर रामलाल का दिमाग चकरा गया। यह ज़मीन मेरी है, यह फसल मेरी है। उसके कंठ से निकली आवाज़ दूर दूर तक फैलने लगी। थका हारा रामलाल चक्कर खाकर चट के ऊपर से ज़मीन पर गिर पड़ा। जड़ से टूटे पेड़ की तरह कई और गीली मिट्टी पर गिरे अपने दादा के पास रवि एक छलांग में पहुंच गया। रामलाल का मुंह मिट्टी में धंस गया। बाहें फैलकर ज़मीन पर टिकी हुई थी, मुठियाँ कसी थी, पैरों की उंगलियां ज़मीन में पड़ी थी। रामलाल को जहाँ लिटाया गया तो देखा कि रामलाल के होठों ने जहाँ ज़मीन को छुआ था वहाँ उनके दाने पड़े थे। उसके खुले मुंह में काली मिट्टी लाल खून से सनी हुई थी। आंखों के गड्ढे में मिट्टी थी। चेहरे भर में मिट्टी के पोते रहने से रामलाल रवि को मिट्टी से बना आदमी लग रहा था। रवि रामलाल पर लेट गया। उसकी अकड़ी हुई उंगलियों को उसने खोला। रामलाल के हाथ की मुट्ठी भर मिट्टी पोते के हाथ में आ गई। दादा की दी हुई मिट्टी में पोते के होठों को छूकर हौसला दिया। मिट्टी सनी हाथों से उसकी आंखें पोंछ ली। रामलाल की ज़मीन और फसल पर
कब्जा करते हुए लोगों पर रवि टूट पड़ा। उसकी लाठी खाकर कनका और दूसरे लोग घायल हो गए। कलका के कहने पर रवि को खतरनाक विद्रोही मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्से में रवि जालसाज कनका पर चिल्लाता रहा, तेरे गांव को शमशान बना डालूंगा, तेरे मकान में आग लगा दूंगा। रवि को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी तो उसके कानों में बार बार रामलाल की यह आवाज़ गूंज रही थी, बेटे यह ज़मीन तुम्हारी है, यह फसल तुम्हारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।